बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं कि अमित शाह ने कुछ कह दिया, कोई तारीख तय कर दी और अमित शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। एक घुसपैठिए को जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। एक मौका ऐसा आया जब अमित शाह को थोड़े समय के लिए अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा। कई बार वो जो कहावत है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसके बाद का उसका हमला बेहद घातक होता है। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। 15 किलोमीटर का इलाका जो है बीएसएफ के अंडर है। 15 किलोमीटर के उस इलाके में हर अवैध जानकारी, हर अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। जो भी खरीद फरोख्त हुई है, जो भी बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, सबको पता है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। उसी दिन भारत के सुरक्षा तंत्र में बैठे कुछ लोगों ने, संभवतः भारत के गृह मंत्री ने भी यह तय कर लिया कि हमको उस इलाके का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। भारतीय राजनीति में आमतौर पर आम जनता नेता के बयानों को नेता की तरह लेती है, लेकिन मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ कहानी अलग है। अमित शाह जब कुछ बोलते हैं, जिस भाव भंगिमा के साथ बोलते हैं, वो सामने वाले तक मैसेज ये पहुंचाता है कि मामला गंभीर है। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद गंभीर है। दर्शकों, हाल फिलहाल देश में जो कुछ चल रहा है और जिस तरफ खुद अमित शाह बार बार इशारा कर रहे हैं, भाजपा सरकार आने के बाद एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकाल देगा। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में पिछले 10-12 सालों में बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं कि अमित शाह ने कुछ कह दिया, कोई तारीख तय कर दी और अमित शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अमित शाह T20 मोड में बैटिंग करने वाले बैट्समैन हैं, यानी मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ चौके छक्के लगाना अमित शाह की खासियत है। अमित शाह जितने बड़े चुनावी स्ट्रेटजिस्ट हैं, उससे बड़े अमित शाह की कहानी यह है कि अमित शाह ने जो मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब अमित शाह ने जो कुछ चाहा उसको अचीव कर लिया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पिछले 10-12 साल में बहुत कम मौके आए, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब अमित शाह को थोड़े समय के लिए अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। अमित शाह के इस बयान ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। सरकार उस समय सीएए लेकर आ रही थी। सरकार का कहना था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, नागरिकता ले नहीं रहे हैं। लेकिन अमित शाह का सदन में और बाहर कही गई बात कि सीएए के बाद एनआरसी आने ही वाला है ने तूफान खड़ा कर दिया। शाहीन बाग से लेकर लखनऊ, भोपाल, देश के अलग अलग शहरों में इस देश के आम मुसलमानों तक कुछ लोगों ने यह बता दिया कि अमित शाह आपकी नागरिकता लेने वाले हैं। जबकि अमित शाह ने यह कहा कि सीएए के बाद एनआरसी आने वाला है, इससे देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप जो है
वो देश के नागरिकों को उससे घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एक तूफान खड़ा हो गया। सरकार को सीएए के पर एक तरह से कदम पीछे खींचने पड़े, उसका नोटिफिकेशन सरकार तुरंत जारी नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं कि नाम है अमित शाह। कई बार वो जो कहावत है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसके बाद का उसका हमला बेहद घातक होता है। हाल फिलहाल क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है, क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका इशारा खुद अमित शाह ने किया कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। दर्शकों, बंगाल की सरकार का निर्णय है। शुभेंदु अधिकारी खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि कूच बिहार में 22 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़, दार्जिलिंग में 8 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20 एकड़, मुर्शिदाबाद में करीब 40 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी है। बीएसएफ को किस लिए? क्योंकि सालों से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ममता बनर्जी की सरकार से मांग रहे थे कि मैडम, इस इलाके से घुसपैठ होती है, हमको फेंसिंग के लिए जमीन दे दीजिए। देश के गृह मंत्री लेटर पर लेटर लिखते रहे, लेकिन राज्य की सरकार सोई रही। अब सरकार ने कहा कि बीएसएफ को लैंड दे दिया जाए। अगली कहानी सुनिए, जो कुछ अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के लिए जो है एक कमेटी बनाई थी और ये किसी भी देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद, असम के नतीजों के बाद सरकार यह बता रही है कि हमने कमेटी गठित कर ली है। आगे जो पढ़ूंगा ध्यान से समझिएगा। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में जनगणना आयुक्त के श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, जनगणना देश में जारी है, श्री बालाजी श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस और डॉक्टर शमिका रवि की समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था के साथ एक गंभीर खतरा है। दर्शकों, जून जुलाई के महीने में या आने वाले 6 महीने में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। माननीय डीजीपी के एवं होम सेक्रेटरी के बोले दा हलो। शुभेंदु अधिकारी केवल इतना नहीं कह रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये बांग्लादेशी क्या हमारे दामाद हैं, इनको हम पुलिस थानों में, जेलों में रखकर खाना खिलाएं? बांग्लादेशी हो तो भागो, भाग जाओ। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। गृह मंत्री का कमेटी की घोषणा करना, प्रधानमंत्री का जिक्र करना, जिसमें प्रधानमंत्री 2025 में लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी तरफ असम में सरकार बनते ही बंगाल का पहला निर्णय बीएसएफ को जमीन देना, असम का पहला निर्णय, राज्य में यूसीसी बिल पास हो गया। ये सभी के सभी निर्णय, ये फैसले, ये वक्तव्य सब एक दिशा में जा रहे हैं। दर्शकों,
ये कहानी एक ही तरफ जा रही है। मैंने जिस बात का जिक्र किया जिसमें अमित शाह को वो कदम पीछे हटाना पड़ा, सीएए के बाद एनआरसी आने ही वाला है। एनआरसी क्या था? एनआरसी था अवैध घुसपैठियों की पहचान का तरीका। सरकार ने दूसरा निकाला, अमित शाह ने दूसरा निकाल लिया। यही अमित शाह के काम करने का तरीका है। अमित शाह मैनिफेस्ट करते हैं। अमित शाह ने मैनिफेस्ट किया, हमने आपने कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ा, 370 नहीं हटा सकते, 370 संभव ही नहीं है। अमित शाह का मैनिफेस्टेशन है और उन्होंने हटा दिया। उनके मैनिफेस्टेशन की कहानी यह है कि नक्सल समस्या जो 5 दशक से ज्यादा थी, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। समस्या नहीं है, उस आदमी ने तारीख तय कर दी भाई। उस आदमी ने तारीख तय कर दी। आप समझो किसी भी पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट नेता के लिए, जो देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी, अगर किसी बड़ी समस्या के लिए तारीख तय कर दे और आप अगर उस पर सफल नहीं हुए, थू होगी आपकी, लोग सवाल पूछेंगे, लोकतंत्र में लोग मजाक उड़ाएंगे, मीम बनेंगे। लेकिन आप अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दांव पर लगाते हो, यानी आप अपने आप को उसमें पूरा झोंक रहे हैं। अमित शाह ने नक्सल के खिलाफ आंदोलन में अपना सब कुछ लगा दिया। नहीं होता तो लोग क्या करते, क्योंकि आपने एक तारीख दे दी। अभी आप देखो, बंगाल में सरकार बदली है, असम में वही सरकार आई है। क्या हुआ है? क्या हुआ है जिसका जिक्र बीएसएफ के साथ करते हुए गृह मंत्री कर रहे हैं? त्रिपुरा में, असम में, वेस्ट बंगाल में अब एक ही तरह की सरकार है, हम घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल, तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। दोस्त, इस देश में कुछ लोग यह समस्या ही मानने को तैयार नहीं थे कि घुसपैठ है। घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्याज इस देश की सच्चाई है। यह सच है कि इस देश के पॉलिटिकल क्लास ने उनको अपना वोटर बनाया, उनको वोटर आईडी दी, बैंक डिटेल दिए, आधार कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, सब दिया। वो मान नहीं रहे। ये तस्वीरें देखिए, ये सारी तस्वीरें वेस्ट बंगाल की हैं, सब की सब वेस्ट बंगाल की हैं। चचा बता रहे हैं कि मैं बांग्लादेश से बहुत साल पहले भारत आया था, सब कुछ बनवा लिया था, बंगाल में बहुत अच्छा चल रहा था। ये नई वाली सरकार हमको परेशान कर रही है, हमको परेशान कर रही है। आगे ये भाई भी यही कह रहा है कि ये बीजेपी वाले आकर के हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है, अंदर मन में मानते होंगे, दिल से मानते होंगे, बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलते भी हैं। भारत जो है मानवता के धर्म का देश है, भारत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। इस पर भी देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में पूछा था, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? दर्शकों, इस देश में एक आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। हम एक बड़े परिवर्तन का गवाह बनने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यह आभास आपको भी हो रहा होगा जो कुछ देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। 370 का हट जाना साधारण बात नहीं थी, सीएए का लागू हो जाना साधारण घटना नहीं है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो जाना, ऑपरेशन सिंदूर हो जाना, यह साधारण घटना नहीं है। यह इस सरकार के कन्विक्शन को बताता है। अमित शाह क्या सोचते हैं? अमित शाह जब कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो आपको यह याद होगा ना 2014 का उत्तर प्रदेश का नतीजा। आपको याद होगा जब 2014 में ही बंगाल की जमीन पर खड़े होकर अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा था कि दीदी आप मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं, मेरा नाम है अमित शाह और मैं यहां से टीएमसी को उखाड़ फेंकूंगा। उखाड़ फेंक दिया टीएमसी, कहानी खत्म है बंगाल में। दर्शकों, जो अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि इस देश में घुसपैठ बड़ी समस्या है, वो बीएसएफ के लोगों को कह रहे हैं कि यह आपकी जिम्मेवारी है कि इस देश में अननेचुरल जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है
उसको आपको रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा, और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हां, अमित शाह जो कह रहे हैं वो इस देश में साजिशन हो रहा है, साजिशन हो रहा है, सिस्टमैटिक वे से हो रहा है। आपको ये जो जगह दिखाई दे रहा है जिसमें असम हो, त्रिपुरा हो, यानी नॉर्थ ईस्ट हो, झारखंड, बिहार का सीमांचल, एसआईआर में 65 लाख लोगों के नाम कटे बिहार में, लेकिन उस 65 लाख में से 65 लोग नहीं आए सामने। क्यों? बिहार का सीमांचल का जिला, सीमांचल के जिले, जिन जिलों में जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज है, इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए 100 लोगों की आबादी है, 100 लोगों पर आधार कार्ड जो है इशू हो गया है 125, 120, आदमी 100 है, आधार कार्ड ज्यादा है। कैसे? क्या कारण रहा होगा? मुर्शिदाबाद, मालदा, झारखंड के कई जिले जो आदिवासी बहुल हुआ करते थे, वहां आदिवासियों की संख्या घटती चली जा रही है। एक दौर में जहां आदिवासियों की आबादी 50%, 40% हुआ करती थी, वो आबादी घट करके 28%, 30% तक आ गई है, क्योंकि बांग्लादेश जहां से आते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड तक लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। नागरिकता नहीं मिलेगी, दिक्कत होगी, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, वहीं पर पंचायत सदस्य, मुखिया भी बन रहे हैं। यह पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें अब अमित शाह ने प्लान किया है कि बाकायदा बीएसएफ को 15 से 50 किलोमीटर की जमीन दे दी है राज्यों में। बीएसएफ इस बात की सूचना जारी करेगी, खोजेगी कि कहीं कोई अवैध निर्माण है, बुलडोजर चलेगा। पूरा मोडस ऑपरेंडी है। बॉर्डर से सटे राज्यों में हाईवेज के किनारे जमीन लेना, ज्यादा से ज्यादा जमीन लेना। क्यों? आपको सवाल होगा कि ऐसा कैसे? एक ही तबके के लोग खासकर बॉर्डर इलाकों में जमीन क्यों ले रहे हैं? इसका क्या मतलब है? अमित शाह ये क्यों कह रहे हैं कि पिछले 10, 20, 25 सालों में सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर के नजदीक जो भी बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं दर्शकों, जो 50 लाख से ज्यादा है, उन सब की देखरेख करो, उन सब की छानबीन करो, डीएम को तलब करो, उसकी जानकारी में दो, और कुछ भी अवैध मिलता है तो बुलडोज करो। 15 किलोमीटर के रेडियस में एक अवैध इमारत या अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्या है? क्या है जिसकी गंभीरता को अमित शाह समझ रहे हैं? और अमित शाह बीएसएफ को कह रहे हैं कि देखिए, अब हमारी सरकार त्रिपुरा में है, बंगाल में है, असम में है। बंगाल गेटवे है घुसपैठियों का। ममता बनर्जी की सरकार ने कभी जमाने में, एक दौर में जब मुख्यमंत्री नहीं थी, ममता बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दों पर संसद में रोई थी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के लिए समस्या है, लेकिन अब ममता बनर्जी उस समस्या को समस्या नहीं मानती रही, क्योंकि वो अब उनका वोट बैंक बन गया। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए कोई समस्या नहीं है तो बॉर्डर पे जा रहे ये लोग, हजारों की संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर रोज जमा हो रहे लोग, ये कौन लोग हैं भाई? और अमित शाह जो कह रहे हैं कि भाई अब इन तीनों राज्यों में हमारी सरकार है, एक घुसपैठिया नहीं बचना चाहिए। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल, तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए,
दरअसल जो मूड हम समझ पा रहे हैं अमित शाह का, वो ये है कि भारत एक पैन इंडिया मुहिम चलाने जा रहा है। भारत का गृह मंत्रालय, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पैन इंडिया क्रैकडाउन करने जा रही हैं। वो इलाके जैसे बिहार का सीमांचल, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाके, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जो सटे हुए हैं बंगाल से, बांग्लादेश से, इन इलाकों में चुन चुनकर लोगों को देखा जाएगा। 15 किलोमीटर का इलाका जो है बीएसएफ के अंडर है। 15 किलोमीटर के उस इलाके में हर अवैध जानकारी, हर अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। जो भी खरीद फरोख्त हुई है, जो भी बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, सबको पता है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। आपको नहीं पता है, आपको नहीं आइडिया है, तो चलिए महान वैज्ञानिक शर्जील इमाम को सुनिए। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, कि उनको हटाने में 1 महीना लगे। दर्शकों, मेरा यह मानना है कि जिस दिन शर्जील इमाम ने यह कहा, यह जानकारी आम पब्लिक डोमेन में थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन इस देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो इलाका हमेशा से चिंता का सबब रहा है। हर देश की दुखती रग होती है, हमारी दुखती रग है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक जिसको कहा जाता है। उसके बारे में एक भारत में पढ़ने वाला छात्र जो आईटी पास है, जेएनयू में पढ़ाई कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इसको हम काट देंगे। और मुझे यह लग रहा है कि शायद उसी दिन भारत के सुरक्षा तंत्र में बैठे कुछ लोगों ने, संभवतः भारत के गृह मंत्री ने भी यह तय कर लिया कि हमको उस इलाके का इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि यह बात इतनी गंभीर थी कि उस 1-2 लाइन कही गई बात पर शर्जील इमाम आज तक नहीं छूटा है। वो आज भी जेल में है। आप इसके ग्राफ को समझिए कि वो बात कितनी खतरनाक थी। और यह बात जब मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात शर्जील इमाम बेहतर जानता है कि वो इलाके जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां हाईवेज के किनारे कौन लोग हैं, हाईवेज के किनारों में किनकी जमीन है, वो आबादी ज्यादा से ज्यादा कौन है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम उस इलाके को जाम कर सकते हैं। और इस बात की गंभीरता भारत सरकार के गृह मंत्री भी समझ रहे हैं। और यही कारण है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम डेमोग्राफिकल चेंज को एक बड़ा चैलेंज मानते हैं। हमने कमेटी बना दी है, और कमेटी देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से सीएए पर सरकार ने 2 कदम पीछे हटाया, एनआरसी की कहीं कोई फिर चर्चा नहीं हुई, सीएए की अधिसूचना 2024 चुनाव से पहले आ गई, और उसके बाद एसआईआर की घोषणा होती है। एसआईआर चुनाव आयोग का काम है, पहले भी होते रहे हैं। उसमें वो लोग जो अवैध हैं, वो लोग जो मृत हो गए, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो स्थापित हो गए, उनकी सफाई हो गई। यानी बिहार में 65 लाख लोग साफ, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के लोगों के आसपास साफ, बंगाल में 95 लाख लोग साफ। यह एक तरह की सफाई है। और उसके सिलसिले में आप देखिए जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार ने जनगणना डिले किया है, जनगणना की शुरुआत हो गई है। अब जिसका नाम एसआईआर में नहीं है, जनगणना में भी उसका नाम नहीं आएगा। कहानी खत्म है। और इसीलिए बताया गया, बकायदा इसमें लिखा गया है कि भाई कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें, जिनकी अध्यक्षता में जनगणना हो रहा है, उनको भी इसमें शामिल किया है। अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि भाई ये जो है, ये कमेटी तैयार है, डेमोग्राफिक चेंज चैलेंज है, और साथ में हेमंत बिश्व शर्मा हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, ये राज्य बड़े क्रूशल हैं, यही गेटवे हैं घुसपैठियों। और फिर जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो मैंने आपसे बोला कि ये बड़ा गंभीर है कि जल्दी जल्दी भागो, मतलब सरकार एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी में है, और तैयारी इस लेवल की जहां जो होगा वो झेला जाएगा, वो किया जाएगा। और एसआईआर पर इस देश की विपक्षी पार्टियां किस लेवल तक गई हैं। बंगाल में कैसा कोहराम मचा दिया गया, बिहार में कैसा कोहराम मचा दिया गया। 65 लाख लोगों का नाम कटा, 65 लोग सामने नहीं, एक नाम कोर्ट ने कहा कि यार एक आदमी तो लेके आओ जिसका जो है और उसका नाम कट गया हो।
वकील एक से एक थे, माय लॉर्ड नाम कट गया, माय लॉर्ड सब बर्बाद हो रहा है, माय लॉर्ड लोकतंत्र का क्या होगा। माय लॉर्ड ने कह रहे भाई 65 लाख का नाम कटा है, एक आध को तो धर के लाओ तुम लोग। एक आदमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बंगाल के बॉर्डरों पर, बांग्लादेश के बॉर्डरों पर जो लोग जाकर जमा हो रहे हैं वो कौन लोग हैं? अब जब वो धूर्त थे, फ्रॉड थे, उनको पता है कि हम पकड़ में आ जाएंगे सिस्टम के, तो कहां से आएंगे कोर्ट के सामने मेरे भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह निर्वाचन आयोग का अपना काम है और एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं से कोई भी हेराफेरी कह लीजिए या किसी की मदद जैसी कोई कहानी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी है, वो जो कर रहा है उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। कितना प्लान किया है इसको। ठीक है, आप सरकार को कानून नहीं लाने दे रहे, तो चलिए आपको बताते हैं कि खेल होगा कैसे। एसआईआर भी हुआ, तमाम पॉलिटिकल राज्यों में अलग अलग लोग हारे भी। वो लोग हारे जो एसआईआर को फ्रॉड बता रहे थे, जो घुसपैठियों को झूठ बता रहे थे, जो कह रहे थे घुसपैठिया समस्या नहीं है। सबके आंखों के सामने आ गया ना दोस्त। जो नेता कह रहा है कि घुसपैठिया समस्या नहीं है, बांग्लादेशी समस्या नहीं है, रोहिंग्या समस्या नहीं है, वो देख तो रहा है ना कि बॉर्डर पे जाके फिर कौन लोग खड़े हैं। जो किसी भी पार्टी के समर्थक जिनका मानना है कि घुसपैठिया जो है, चूंकि नेताजी कह रहे हैं तो हम भी मानते हैं कि घुसपैठिया समस्या नहीं है, लेकिन उस सपोर्टर के पास जब रील जा रही है, जब विजुअल जा रहा है कि यार ये बांग्लादेशी तो खड़े हैं, कह रहे हैं कि पिछली सरकार में ठीक था, ये बीजेपी वाले परेशान करने लगे, इसका क्या मतलब समझेगा वो? देश में क्या मैसेज जा रहा है? 2018 की बात है ये। अमित शाह ने कहा था, बंगाल की धरती पर कहा था कि बात केवल बंगाल की नहीं है, एनआरसी पूरे देश के लिए है। मित्रों, ह्यूमन राइट की बात कि जो घुसपैठिए हैं उनके मानव अधिकार का क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को, बंगाल के नागरिकों का, पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का, इनके ह्यूमन राइट की आपको चिंता नहीं है? इनकी रोजी रोटी, इनकी रोजगारी, इनकी शिक्षा, इनका स्वास्थ्य, इनकी सुरक्षा ये बांग्लादेशी घुसपैठिए मार रहे हैं, इसकी आपको चिंता है या नहीं है? आपको मुंबई में होती हुई जो कार्रवाई दिखी, आपको कोलकाता हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सियालदह रेलवे स्टेशन के बाहर जो कार्रवाई हुई, बांद्रा में जो हजारों स्क्वायर मीटर की जो जमीन खाली कराई गई, आप जब इन चीजों को देखेंगे, वो जमीन वो है बांद्रा वाली रेलवे स्टेशन के बगल में। एक जमाने में जब सुनील दत्त जो है सांसद हुए कांग्रेस के, जानबूझ के बताया जाता है कि सुनील दत्त की देखरेख में उस अवैध आबादी को वहां पर बसाया गया और उस बड़ी आबादी को किस तरह से साफ कर दिया गया, अभी आप देख रहे हैं। इतनी जमीन खाली करा ली गई। कौन लोग थे? कोर्ट ने कहा कि खाली करवाइए, सरकारें हिल नहीं रही थी। एक सरकार आई, उसने साफ कर दिया। अमित शाह काम कैसे करते हैं, अमित शाह का मैनिफेस्टेशन क्या है? इंडिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं देवेंद्र पराशर, बताते हैं कि जब नक्सलवाद पर सरकार सीरियस हुई और अमित शाह बड़ी बैठकों में अपर लेवल तक ये बोलने लगे कि हम इसको फिनिश कर देंगे और हमें इसके लिए एक तारीख तय कर देनी चाहिए, तो जानकार बताते हैं जो अमित शाह के साथ के लोग थे, जो अधिकारी वर्ग था, वो कहता था कि सर आप कोई डेट मत दीजिए, आप ऐसे फंस जाएंगे। 5 दशक पुरानी समस्या है, यह आप कैसे कर सकते, नहीं हो पाएगा। लेकिन अमित शाह ने यह कहा कि या देखो जी, मेरे गृह मंत्री रहते हुए या तो नक्सलवाद ही रहेगा या अमित शाह नहीं रहेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। किसी गृह मंत्री के लिए ऐसा कहना कितनी बड़ी बात है। एक ऐसी समस्या जो साल दर साल से है, दशकों से,
उसके लिए अपना पूरा का पूरा पॉलिटिकल अनुभव, पॉलिटिकल स्ट्रेचर यानी पॉलिटिकल इज्जत जो है वो दांव पर लगा देना, जिसमें अमित शाह पब्लिकली कहने लगे 31 मार्च 2026 तक नक्सली जो हैं खत्म हो जाएंगे। पहली बार जब हम लोगों ने भी सुना चौंक गए, यार ये कोई डेट कैसे दे सकता है। लेकिन वो बार बार कहते रहे और हाल ये हुआ, बकौल देवेंद्र पराशर भी हमने आपने देखा भी कि जब अमित शाह ने यह बात पब्लिकली बोलनी शुरू कर दी, वो नक्सलवाद, वो नक्सली समस्या जो इस देश की जड़ों तक फैल गया था, रेड कॉरिडोर लोग दिखाते थे, कई राज्यों तक फैली हुई समस्या बताते थे, 5000 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने लगे, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर कोई कह रहा है वो अमित शाह कह रहा है, और अमित शाह जब कह रहा है तो मरने से अच्छा है सरेंडर करो, क्योंकि अमित शाह फिर सोचेंगे नहीं। और इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया नक्सल मूवमेंट के खिलाफ और पब्लिकली बोलने लगे कि 31 मार्च तक 2026 तक देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। यह किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ा रिस्क है दर्शकों। कोई चीज कब खत्म होगी इसकी आप तारीख कैसे तय कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह ने किया। देवेंद्र आगे बताते हैं कि जिस समय देश में पहलगाम की घटना हुई, देश में सरकार पर बहुत दबाव था, अमित शाह पर बहुत दबाव था, और उस समय भारत में के अंदर जो कई राज्यों में नक्सल मूवमेंट के खिलाफ सरकार एक बड़ा ऑपरेशन चला रही थी। देश में जो हमारी सीआरपीएफ की फौज है, कोबरा बटालियंस है, ये सब मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे थे, राज्य की पुलिस यूनिट वगैरह मिलकर। बड़ा प्रेशर था। उस समय पूछा गया कि क्या इसको रोकना है, कोई और गृह मंत्री होता तो शायद वो ये कहता कि देखो अभी इसको पॉज करो, क्योंकि देश में पहलगाम बड़ा संकट है, भारत पाकिस्तान आमने सामने थे। अमित शाह ने वो ऑपरेशन जारी रखा। लोग अपने पॉलिटिकल गुड या उसके लिए जो है कई बार पब्लिक में क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या ये बोलना ठीक है नहीं है, ये सोचते। अमित शाह ने जब ये कह दिया कि नक्सल खत्म, और अब जब बीएसएफ की बैठक में उन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े पुलिस अफसर आए, बोले कि अमित भाई आप नक्सलियों से बात करो, कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते 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 समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। जी हां दर्शकों, जो आदमी 5 दशक पुरानी बात पर तारीख देकर उस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, पहलगाम के दौरान एक बड़ा नक्सल कमांडर ढेर कर सकता है, तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि जब अमित शाह बीएसएफ को कह रहे हैं कि देखिए जी इस बात पे आप सीरियस रहिए कि हम इस समस्या को तो खत्म कर देंगे, हम घुसपैठ की समस्या को नहीं रहेंगे। देखिए दर्शकों, इतनी बात के बाद भी 2 चीजें तो मुझे अब भी लग रही। डिटेक्ट संभव है, आप कर लेंगे, आपने एसआईआर किया है, आगे जनसंख्या की गणना हो रही है, आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं। लोग खुद भी जिस तरह से भागादौड़ी मची है दिख जाएगा। डिलीट हो सकता है, आप उनको अपने सिस्टम से, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो राशन का सिस्टम है, इनसे आप डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने डिटेक्ट किया, आप डिलीट कर लेंगे। डिपोर्ट बड़ी समस्या है। यह कैसे होगा, यह हर किसी का सवाल है, क्योंकि हर कोई जो भी अमित शाह को जानता है, भारतीय राजनीति में 10, 15, 20, 15 साल जिसने देखे हैं, 20 तो नहीं, सरकार को ही 10-12 साल हुए, लेकिन जो ये समझ रहा है अमित शाह के कैरेक्टर को, वो ये समझ रहा है कि अमित शाह ये कर लेंगे। जो अड़ंगा है वो डिपोर्ट का है, जिसमें आप ये देख रहे हैं हाई लेवल कमेटी ऑलरेडी एग्जामिन करने लगी है कि किन किन इलाकों में डेमोग्राफिकल चेंज बड़ा हुआ है, और जो कुछ हो रहा है वो देखिए।
अमित शाह खुद दर्शकों, ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, वो चाहे असम में हो, वो चाहे सीमांचल का इलाका हो, बिहार का, पश्चिम बंगाल का इलाका हो, उन इलाकों में जा जाकर 15 से 20 दिन का प्रवास करने वाले, 15-20 दिन अगर देश के गृह मंत्री देश के सीमाई इलाकों में रुक रहे हैं, आप इस बात की सीरियसनेस को समझिए। और जब अमित शाह बकौल मानचित्र बताते हुए कि असम में, त्रिपुरा में, बंगाल में हम हैं, तो मुझे यह लग रहा है बतौर पत्रकार, देश के गृह मंत्री और बीजेपी को यह लगता है कि इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता है। डिपोर्ट, जैसे मैं कह रहा हूं कि उनको वापस भेजना एक बड़ी समस्या है। मैं ये जानता हूं, देश की सरकार ये जानती है, इवन राज्य सरकार में किरण रिजिजू ने 2016-17 में ये बताया था राज्यसभा में कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में हैं। 2 करोड़ लोगों को भेजा कैसे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हां, यह तो तय कर दिया जाएगा, यह तय अमित शाह कर देंगे कि इस देश के सिस्टम में, लोकतांत्रिक ढांचे में, जो चुनावी सिस्टम है, उस सिस्टम से हम डिटेक्ट करके तिलचट्टों को निकालेंगे और उनका नाम भी डिलीट करेंगे। आप भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। आपको फ्री का राशन मिलना बंद हो जाएगा। आपको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। यानी आप सड़क पर हैं, सड़क पर ही रहेंगे। तो संभवतः जो दूसरे देश से भाग कर आया है, उसकी अपनी बुद्धि जगेगी। जैसे अभी आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर देख रहे हैं कि भीड़ जमा हो रही है, वो शायद खुद ही छोड़कर चला जाएगा। रहेगा तो शरणार्थी बनकर रहेगा। उसको हम भारत के इकोनॉमिक और लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा होने नहीं देंगे। भारत के संसाधनों पर और भारत के संसाधनों का दोहन नहीं करने देंगे। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।